जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर सौम्या गुप्ता और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ इस अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सेशन में जो होने वाला है हमारा टिश्यूज़ का पार्ट 2। यहाँ पे हम सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ को रिवाइज करने वाले हैं, उसके बाद में हम जाएंगे एनिमल टिश्यूज़ की तरफ और फिर हम कवर करेंगे आज के चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोबेबल हैं और जो पहले आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, इस सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक बात करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में ये बोला था कि हमारा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप स्क्रीन की दूसरी साइड तो बैठे हैं, लेकिन आप मेरे साथ साथ में टर्मिनोलॉजीज को बोलते हुए चलेंगे जिससे वो अच्छी तरह से हमारे दिमाग में आ जाएं। ठीक है, उसके बाद में हमें ये समझना ज़रूरी है कि आप कमेंट्स में अपने सारे के सारे डाउट्स बताइए, मैं सबका आंसर दूंगी। हम अच्छे से इस एग्ज़ाम को साथ में निकालेंगे। जो भी डाउट्स हैं मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ, आप कुछ भी पूछिए, मैं उसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने वाली हूँ। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लांट टिश्यूज़ में हमने क्या पढ़ा था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कवर करने वाले हैं हम उसमें। ठीक है, उसके बाद में हम एनिमल टिश्यूज़ को देखेंगे। एनिमल टिश्यूज़ किस तरह से डिवाइडेड होते हैं, क्या क्या उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद में हम कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन और इस सेशन से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। एनिमल टिश्यूज़ में हमें ये समझना है कि इस चीज़ को हम अच्छी तरह से विजुलाइज करते हुए चलेंगे, अपने दिमाग में इमेजिन करते हुए चलेंगे। इमेजिन करने की भी क्या ज़रूरत है, हमारे शरीर में प्रेजेंट है, शरीर से कनेक्ट करते हुए चलेंगे जिससे वो चीज़ दिमाग में भी अच्छे से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, अच्छे से बोलते हुए चलेंगे मेरे साथ में। क्यों ज़रूरी है? जिससे हम अच्छी तरह से चीज़ों को आखिरी तक, एग्जाम तक याद रख सके। तो प्लांट टिश्यूज़ में हमने क्या पढ़ा था? प्लांट टिश्यूज़ में हमने 2 टाइप के टिश्यूज़ पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक, एक हमने पढ़ा था परमानेंट, है ना। तो इसमें एक और क्लासिफिकेशन है, वो मैं एक बार बता देती हूँ। देखो, प्लांट टिश्यूज़ में 3 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, पहला हमारा टिश्यू होता है ग्राउंड टिश्यू। क्या होता है मैं सब बताऊंगी। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू के बाद होता है हमारा वैस्कुलर टिश्यू और उसके बाद होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अब ये सब क्या होता है ये समझते हैं। देखो, ग्राउंड टिश्यू जो होता है ना, उसमें हमारा आता है पीएससी वाला। क्या क्या? पैरेन्काइमा आएगा, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा आएगा, स्क्लेरेन्काइमा, और आएगा कॉलेन्काइमा। ठीक है, ये हमारा आता है ग्राउंड टिश्यू में। ठीक है, वैस्कुलर में मैंने क्या बताया था, याद ही होगा। वैस्कुलर में जो वेसल्स की तरह होता है, जो फूड और मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, वो था वैस्कुलर में। तो इसमें हमारे आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। क्या बताया मैंने? 3 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, ग्राउंड टिश्यू होता है, वैस्कुलर टिश्यू होता है और एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये कुछ नहीं है, एक नया काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारे प्लांट टिश्यूज़ का। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है। ग्राउंड टिश्यू में क्या आया, जो बेसिक वैस्कुलर टिश्यूज़ के आसपास प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, पीएससी से हमने याद रखा था। उसके बाद में आया था वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन कंडक्शन। 2 काइंड्स कौन कौन से थे, एक था जाइलम, एक था फ्लोएम। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई ये एपिथेलियल क्या चीज़ है। एपिथेलियल का मतलब है एक कवरिंग, जो प्लांट के आसपास की जो पूरी कवरिंग है ना, जैसे हमारे फ़ोन में हम स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं उसके कवर के लिए, उसी तरह है हमारा एपिथेलियल टिश्यू हमारे प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को पूरा कवर कर रखा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। इसी को हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो, मैंने क्या बताया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब प्रोटेक्शन किस चीज़ से प्रोवाइड करता है? देखो, अगर कोई भी पैरासिटिक फंजाई है, ठीक है, इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करेगा। वाटर जो प्लांट में है वो उड़ ना जाए, वाटर को बाहर जाने से प्रिवेंट करेगा और गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। ये सभी काम होते हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स के, है ना। तो यही काम है हमारा इस प्रोटेक्टिव लेयर का, जो कि है हमारी एपिथेलियम। हमने देखो, जैसे ये हमें फिगर दिख रहा है कैक्टस का,
जो ड्राई एरियाज होते हैं वहां पे पानी जो होता है वो प्लांट को बचाना होगा हमारे शरीर में, प्लांट के शरीर में, है ना। अब पानी को बाहर नहीं जाने देना है, इसीलिए जो प्रोटेक्टिव लेयर जो बनी हुई है एपिथेलियम की वो थोड़ी कंपैरेटिवली मोटी होगी, ठीक है। इसीलिए ड्राई प्लांट्स जो होते हैं ना उसमें एपिथेलियम कंपैरेटिवली थिकर होती है। ये ड्राई प्लांट्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। क्या समझे, एपिथेलियम जो होती है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ड्राई प्लांट्स में थोड़ी थिकर होगी क्योंकि हमें पानी के लॉस को बचाना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, आगे क्या, अब ये क्या दिख रहा है, एक फ्रेश सी पत्ती दिख रही है। पत्ती जो हमें यहाँ पे दिख रही है वो थोड़ी सी शाइनी होती है। शाइनी क्यों होती है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है एक वैक्सी सब्सटेंस, इसको कवर करता है, और इस वैक्सी सब्सटेंस का नाम होता है क्यूटिकल, ठीक है। ये कवर करता है हमारी लीव्स को, जो एपिडर्मिस का ही पार्ट है, ठीक है। क्यूटिकल होता है वो इस तरह से वैक्स जैसा कवर कर लेता है हमारी लीव को, और ये भी काम करता है प्रोटेक्शन में, वाटर लॉस से बचाता है। ये चीज हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एपिडर्मिस किस तरह से हमें प्रोटेक्शन में प्रोवाइड कर रही है हेल्प, ठीक है। क्यूटिकल, इस वर्ड को हम अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो तो मैंने क्या बताया, एपिडर्मिस को अब देखते रिवाइज करते हैं कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। प्रोटेक्शन क्या होता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाना होता है, किसी भी इंजरी से बचाने के लिए एक आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है, उसको हमने बोला एपिडर्मिस, ठीक है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, वाटर लॉस बताया मैंने कि पानी जा ना पाए बाहर क्योंकि पानी प्लांट को बचाना है, ठीक है। उसके बाद में इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई, किसी भी पैरासिटिक फंजाई के इन्वेजन से अगर बचाना है तो हमें एक प्रोटेक्टिव लेयर की जिसकी जरूरत है वो होती है हमारी एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद में ये एक कंटिन्यूअस लेयर होती है। अरे यार अगर उसमें ब्रेकेज आ जाएगा तो किस काम की प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। तो एक कंटिन्यूअस लेयर होती है जिसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते हैं, विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती है, एक कंटिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद में इट्स रिलेटिवली फ्लैट, ज्यादा उबड़ खाबड़ सी नहीं होती है, रिलेटिवली फ्लैट सेल्स की लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद में आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। क्या मतलब है इस चीज का, ये समझते हैं। देखो सपोज ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हमने बना रखे हैं हमारी एपिडर्मिस के। अब इन सेल्स में जो थिकनेस होती है ना, थोड़ा सा इसको थिकनेस के लिए, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है आउटर और साइड वॉल्स पे, इस तरह से थिकनेस प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिससे और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल पाए। थिकनेस कहाँ होगी, आउटर वॉल्स पे। ये है हमारा एनवायरनमेंट, इसको थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ेगा, एक सेकेंड, है ना, रुको अच्छे से बनाता है। ये रहा हमारा पेन, ठीक है, ये बनाए हमने सेल्स, सेल्स में बनाई हमने आउटर लेयर थिकर, और साइड वॉल्स जो हैं उनको भी हमने थिकर बना दिया। और हमारा ये है हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है, और ये है हमारा इनर लेयर, इनर लेयर्स, ठीक है। जो आउटर वॉल होती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए थिकनेस कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, साइड वॉल्स पे और आउटर लेयर पे। इनर पे इतना थिकनेस प्रोवाइड करने का ज्यादा जरूरत था नहीं, इसलिए आउटर और साइड वॉल्स पे थिकनेस कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है इन सेल्स में, ठीक है। क्या समझ में आया हमें एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज द प्रोटेक्टिव लेयर। किस किस से प्रोटेक्ट कर रही है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट कर रही है, पैरासिटिक फंजाई से प्रोटेक्ट कर रही है, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रही है। ड्राई एरियाज में इसीलिए थोड़ी कंपैरेटिवली थिकर लेयर होती है, हमने देखा है ना, लीव्स इतनी पतली पतली नहीं होती हैं, कैक्टस में मोटी मोटी लेयर होती है, उसको हमने देखा। उसके बाद में लीव्स के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जिसको हमने बोला क्यूटिकल, जो प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या क्या पढ़ा हमने, वापस रिवाइज करते हैं। देखो प्लांट टिश्यूज का एक और हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं और एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं। ग्राउंड टिश्यूज जो होते हैं उसमें हमारा आया था पीएससी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। उसके अंदर
ये जो टिश्यूज होते हैं ग्राउंड टिश्यूज, उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा वैस्कुलर टिश्यू, और वैस्कुलर टिश्यू क्या करता है, हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स। फूड में मैंने क्या बताया था, कौन हेल्प कर रहा था, फ्लोएम हेल्प कर रहा था, फर्स्ट से फ्लोएम, ये बताया था मैंने। जाइलम किस में हेल्प कर रहा था, वाटर एंड मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प कर रहा था। उसके बाद में हमने पढ़ा एपिडर्मिस, ठीक है। एक इमेज थी यार इसकी, वो बताती हूँ कहाँ गई, ये रही, ठीक है। देखो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, कलर चेंज करते हैं यार, इसके भी बहुत कमेंट्स आ गए कल कि पेन दिख नहीं रहा था, विजिबल नहीं था। आज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। देखो लास्ट में ना थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई थी स्क्रीन की, इसलिए पेन विजिबल नहीं हो पाया था। आज दूसरे कलर का पेन यूज़ करेंगे। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा, जो मैंने रेड से बनाया है, ये है हमारा ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो हमारा लेयर था, सबसे बाहर वाला प्रोटेक्टिव लेयर, इसको हमने क्या बोला, डर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो सबसे अंदर जो पोर्शन है, ये वाला जो कंडक्ट कर रहा है फूड मिनरल्स वाटर को, ये है हमारा वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें आता है क्या क्या, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये समझ में आ गया। प्लांट टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, है ना, वही प्रोबेबल क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए थे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। नहीं यार, अभी एक और चीज़ बची है, रुको। एपिडर्मिस कंप्लीट हुआ था। एपिडर्मिस का एक छोटा सा एक कंपोनेंट है, एक छोटा सा पार्ट है, हम उसको समझते हुए चलते हैं अभी। देखो ये ना एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है हमारी एपिडर्मिस का, ठीक है। कुछ ऐसी दिखती है हमारी एपिडर्मिस, लीफ को अगर हम रख देंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो कुछ ऐसी दिखती है वो। अब इसमें हमें क्या स्पेशल दिख रहा है, हम ये देखते हैं। ये कुछ अजीब से सेल्स दिख रहे हैं हमें, ये एक स्पेशल फीचर है। क्या नाम है इनका, आउच एक सेकेंड, इनका नाम है स्टोमेटा, ठीक है। अब ये स्टोमेटा क्या होता है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं एपिडर्मिस में, जो हेल्प कर रहे हैं गैसेस के ट्रांसपोर्ट को लीफ में और हेल्प कर रहे हैं वाटर लॉस को बचाने में, उनको हमने बोला है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये है एक डिटेल्ड वर्जन, ठीक है, स्टोमेटा का। हम इसको समझते हैं। स्टोमेटा में ये जो सेल्स होते हैं ना, किडनी शेप के जो सेल्स दिख रहे हैं हमें, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोला हमने इनको, एक दरवाजा है, ठीक है। स्टोमेटा का जो पोर है उसको दरवाजा कंसिडर कर लो, उसके अराउंड ऐसे किडनी शेप के सेल्स हैं, इस तरह से प्रेजेंट हैं इस गेट के आसपास, इसीलिए उनको बोला गार्ड सेल्स। दरवाजे का कौन ध्यान रख रहा है, गार्ड सेल्स रख रहे हैं, ठीक है। इनको हमने बोला जो किडनी शेप के जो सेल्स हैं, इनको हमने बोला गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये एपिडर्मल सेल्स इसके आसपास में इस तरह से सर्कुलर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि लीव्स हेल्प करती हैं फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझनी है कि अगर ये यहाँ पे बनाती हूँ, रुको, ये हमारा एक गार्ड सेल है, ठीक है। तो जो इसकी जो आउटर वॉल रहती है ना, थिकनेस, रुको एक सेकंड, तो इसकी यहाँ पे ये पोर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी जो आउटर वॉल रहेगी ये कंपैरेटिवली थिनर रहेगी, और जो इनर वॉल रहेगी वो कंपैरेटिवली थिकर रहती है, ठीक है। ये हमारा एक गार्ड सेल था। गार्ड सेल में हमने ये समझा कि जो उसके आउटर वॉल है, ये पोर है हमारा, ठीक है, स्टोमेटल पोर है। ये जो आउटर वाला है ना पोर्शन, ये थिन रहता है, इनर वाला जो पोर्शन रहता है वो कंपैरेटिवली थिकर रहता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, इनर थिकर वॉल एंड आउटर थिनर वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन्ड है, दो टाइप के स्टोमेटा यहाँ पे मेंशन्ड है, ये है स्टोमेटा ओपन, ये है स्टोमा क्लोज्ड। अब इसका मतलब क्या है, क्या होता है कि जब ये थोड़े से स्वेल हो जाते हैं, जो गार्ड सेल्स हैं, जब ये स्वेल हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं ना, तो ऐसे खुल जाते हैं, तो स्टोमा ओपन हो जाता है उस केस में। अगर इनमें से पानी निकल जाएगा, ये थोड़े श्रिंक हो जाएंगे, तो वो हो जाते हैं हमारे क्लोज्ड, ठीक है।
स्टोमेटल पोर जो होता है वो ओपन तब होता है जब गार्ड सेल्स होते हैं स्वेल्ड अप, ठीक है। गार्ड सेल्स हैं वो स्वेल अप हो गए तो ये खुल गया, ठीक है। अगर ये स्वेल्ड अप नहीं है तो ये बंद हो गया। इस तरह से स्टोमेटल पोर्स काम करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। इसमें जो स्टोमेटा होता है ना हमारा, वो इसमें वाटर उसमें भी ट्रांसपोर्ट में भी काम करता है, गैस ट्रांसपोर्ट में भी काम करता है, ट्रांसपिरेशन मतलब जो वाटर का एक्सचेंज होता है उसमें काम करता है हमारा स्टोमेटल पोर, ठीक है। जब ज़रूरत है गैस ट्रांसफर की तब खुल जाएगा, जब नहीं होगी तब बंद हो जाएगा। स्टोमेटा आर द पोर्स इन द एपिडर्मिस। ये समझ में आ गया। गार्ड सेल्स होते हैं, जो आउटर वॉल होती है वो थिनर होती है, इनर लेयर जो होती है वो थिकर होती है। जब स्वेल्ड अप होते हैं तब ओपन होते हैं, जब स्वेल्ड अप नहीं होते हैं तब क्लोज हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हमारे गार्ड सेल्स के, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्लांट टिश्यूज कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज क्या होता है? देखो, एनिमल टिश्यूज जो एनिमल्स में टिश्यूज प्रेजेंट हैं, है ना। प्लांट्स और एनिमल्स में क्यों डिफरेंस था टिश्यूज का, ये मैंने बताया था। क्यों था डिफरेंस? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो एक ही जगह होते हैं प्रेजेंट, है ना। वो मूवमेंट नहीं कर रहे होते तो उनको सिर्फ सपोर्टिव टिश्यूज की ज़रूरत होती है। हम मूवमेंट करते हैं तो हमें लोकोमोटरी टिश्यूज की ज़रूरत होती है जो हमें लोकोमोशन में हेल्प कर पाए, ठीक है। उसके बाद में हमने प्लांट्स में अलग अलग टिश्यूज इसलिए पढ़े थे क्योंकि उसमें ग्रोथ पैटर्न डिफरेंट था। कहीं ग्रोथ हो रही थी, कहीं ग्रोथ नहीं हो रही थी। ह्यूमंस एनिमल्स की बात करें तो हम में जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग डिवाइड करते हैं टिश्यूज में, है ना। इसीलिए प्लांट्स में अलग टिश्यूज होते हैं, एनिमल्स में अलग टिश्यूज होते हैं। ये एक बेसिक समझ में आ गया। अब एनिमल टिश्यूज को ना हम रिलेट करते हुए चलेंगे हमारी बॉडी से, विजुलाइज करते हुए चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। प्लांट टिश्यूज में भी हमने शुरुआत की थी कंसेप्ट मैप से, एनिमल टिश्यूज में भी हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे कंसेप्ट मैप से कि कितने टाइप्स के टिश्यूज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम ये समझते हैं। देखो, एनिमल टिश्यूज में सबसे पहला जो टिश्यू है वो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियम तो हमने प्लांट्स में भी पढ़ा था। क्या फंक्शन था एपिथेलियम का? प्रोटेक्शन था फंक्शन। इसी तरह ह्यूमन बींग्स में भी जो एपिथेलियम है वो प्रोटेक्शन के लिए ही होती है। सबसे बाहरी लेयर जो होती है, हर चीज़ को जो प्रिवेंट करती है, एनवायरनमेंट से प्रिवेंट करती है, उसको, उस कवरिंग को हम बोलते हैं एपिथेलियम। हमारी स्किन जो हमें कांच में दिख रहा है ना, हमारी पूरी स्किन दिख रही है, हम जब कांच में देखते हैं जो भी दिख रहा है हमारा वो पूरा एपिथेलियम है, आउटर कवरिंग है। एक थैली के अंदर हम जैसे बंद होते हैं ना, वो थैली जो होती है वो एपिथेलियम होती है, ठीक है। इसी तरह सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ना, ऑर्गन्स को भी जो बाहरी ऑर्गन्स से जो प्रिवेंट कर रही है, बाकी के जो ऑर्गन्स से प्रिवेंट कर रही है, अलग अलग ऑर्गन्स अगर सेपरेटेड हैं तो वो एपिथेलियम से कवर्ड हैं, इसलिए सेपरेटेड हैं। हमारे मुंह की जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियम है। हम सबके एग्जाम्पल्स पढ़ते हुए चलेंगे कि अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की एपिथेलियम होती है, कहाँ कौन से टाइप की एपिथेलियम होती है, क्यों अलग अलग पार्ट्स में, क्यों अलग अलग तरीके से डिवाइडेड होती है, हम ये समझते हुए चलेंगे। क्या समझाया मैंने? एपिथेलियम टिश्यू है, क्या है? बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर है, एक थैली की तरह है, हमें कवर कर रखा है पूरी स्किन से, ये एपिथेलियम है। ऑर्गन्स, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर कर रखा है, वो एपिथेलियम है। माउथ की जो लेयर है वो एपिथेलियम है, जो फूड पाइप होता है उसकी जो लेयर है वो एपिथेलियम है। सबकी जो आउटर लेयर होती है वो होती है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम आगे समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मूव कर रही हूं मैं, हाथ मूव कर रहा है, क्यों? मसल्स की वजह से। मस्कुलर टिश्यू, डिफरेंस था एनिमल्स और प्लांट्स में। प्लांट्स में ऐसा कुछ वो फ्लेक्स नहीं कर सकते, मैं फ्लेक्स कर सकती हूँ, नहीं है ज़्यादा। चलो, ये ही था हमारा मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, ओके। कौन सा दूसरा टिश्यू पढ़ा हमने? मस्कुलर टिश्यू। प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस जो क्रिएट कर रहा था वो हमारा मेजरली था मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, उनको भी हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिख देती हूँ अगर क्लियर ना हो तो। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट का मतलब क्या?
एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना, कनेक्ट करना, यही काम है कनेक्टिव टिश्यूज़ का, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करते हैं बाइंडिंग में, सपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट में। अगर एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना है, लंग्स में जैसे एयर आती है, लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं और फिर ब्लड जो होता है वो उसको अलग अलग ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब ब्लड ने किया ट्रांसपोर्ट, तो ब्लड हो गया एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसी तरह से बोन से बोन किस चीज़ से कनेक्टेड होती है, लिगामेंट से कनेक्टेड होती है, सब पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। सबके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और सबको याद करने के तरीके भी पढ़ेंगे। आप स्क्रीन के उस साइड से बोलते भी जाएंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट्स में लिखते भी जाएंगे, ठीक है। अच्छे से हम टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू पूरा समझने वाले हैं लेक्चर, अच्छे से अभी सारे एग्जाम्पल्स याद करने वाले हैं, बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, इसके जो अलग अलग टाइप्स हैं हम उनको बाद में कवर करेंगे। उसके बाद में आता है हमारा भाई नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का मतलब क्या, नर्वस टिश्यू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सारी नर्व्स, इनमें जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो होता है हमारा नर्वस टिश्यू। जो स्टिमुलाई, जो सिग्नल होता है उसको पहुंचाने में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, वो होता है हमारा नर्वस टिश्यू। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। हमारा ब्रेन हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है कि कहाँ से क्या, हाथ यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ कहाँ, कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। मेरे हाथ के मूवमेंट्स मेरे पैर के मूवमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेटेड है अगर, तो उस कोऑर्डिनेशन को और कंट्रोल को कौन टिश्यूज हैंडल करते हैं, नर्वस टिश्यूज हैंडल करते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन से 4 एनिमल टिश्यूज पढ़े। सबसे पहले सबसे ऊपरी लेयर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के बाद में मसल्स, मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद में क्या पढ़ा, उसके बाद में हमने देखा कनेक्ट करने वाली चीज़ें जो एक चीज़ को दूसरी रीजन से कनेक्ट कर रही हैं, कौन सी, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद में नर्वस टिश्यू जो हेल्प कर रहा है हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, वो होता है हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये हमने 4 टाइप के टिश्यूज पढ़ने हैं अभी आगे लेक्चर में, ठीक है। ये रहा हमारा कंसेप्ट मैप, इसको अच्छे से एक बार देख लो भैया, ये पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। चलो, सबसे पहला होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मतलब सबसे आउटर मोस्ट जो टिश्यू होता है, जो आउटर मोस्ट थैली एक है प्रोटेक्टिव, उसको हमने बोला है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इट इज अ कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्लांट्स में भी ऐसा ही था, एनिमल्स में भी एपिथेलियम ही होती है जो कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे, बेसिक एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल्स स्किन है। स्किन कौन सी होती है, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन जो होती है वो होती है हमारी स्किन। इसका मतलब क्या, देखो कोई भी बैक्टीरिया आया, ठीक है, बैक्टीरिया को हमारे शरीर के अंदर अगर घुसना है तो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन क्या होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन होगी हमारी स्किन। बैरियर का मतलब क्या, देखो सपोज एक किंगडम को कंसिडर करो, ठीक है। अगर उसको बाहरी एनिमीज से खुद को बचाना है तो वो एक राजा जो होगा वो फोर्ट बनाएगा, बहुत सारी लेयर्स बनाएगा जिससे एनिमी अंदर ना घुस पाए। ऐसे में ही जो फर्स्ट लाइन होगी ना प्रोटेक्शन की, वो होते हैं हमारे शरीर में होती है स्किन, ठीक है। उसके बाद में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इम्यूनिटी वगैरह पढ़ेंगे कि जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोल लो यार, लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन क्या होती है, उसमें हम समझेंगे अलग अलग सेल्स होते हैं हमारे, जो सिक्रीशंस होते हैं। अगर आंख में कुछ चला जाता है तो आंसू आते हैं, क्यों आते हैं आंसू, जिससे कि वो बैक्टीरिया को हमारी आंख से निकाल पाए। ऐसे ही अलग अलग लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं, अलग अलग लाइन्स ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं, हम बाद में इनको समझते जाएंगे। सबसे पहला जो लाइन होता है वो होता है हमारा स्किन, ठीक है। उसके बाद में लाइनिंग ऑफ द माउथ मैंने बताया था, एक एपिडर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद में लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग के एल्वियोला। लंग के एल्वियोला क्या होता है, लंग के जो छोटे छोटे सैक्स होते हैं ना, उनमें जिसमें से ऑक्सीजन जाता है हमारे शरीर में, जहाँ से एक बेसिक ऑक्सीजन हमारे शरीर में अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। सबसे छोटे यूनिट जो लंग के होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। उसके बाद में हमारे किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, हर ऑर्गन में जो बाहरी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर वो आती है, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं कि अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू के। देखो इसको सबसे इजी अगर कर दिया जाए तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं।
किस पार्ट्स में? सबसे पहला कि वो दिखते कैसे हैं, ठीक है। अब दिखते कैसे हैं, अब ये हमें क्या दिख रहा है, ये कुछ ऐसे फ्लैट सेल्स दिख रहे हैं, सिंगल लेयर्ड है, फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है। ऐसे पत्ते जैसे सेल्स अगर बोले जाए, ठीक है, फ्लैट सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं स्क्वैमस। अजीब सा नाम है। अब ये नाम क्यों है, स्क्वैमस क्यों रख दिया इसका नाम? क्योंकि स्क्वैमस वर्ड आता है स्क्वैमा से। स्क्वैमा जो होता है वो उसका मतलब ये होता है कि जो रेप्टाइल्स की जो आउटर स्किन रहती है ना, वो स्नेक्स की आउटर लेयर समझ लो आप, वैसी स्किन की जो लेयर होती है वैसे दिखता है ये स्क्वैमस लेयर जो होती है, स्क्वैमा उसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद में ये कैसे दिख रहे हैं, ये हमें ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो इसको लिख दिया हमने क्यूबॉइडल, इसके नाम में कुछ स्पेशल नहीं था, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, कैसे? ऐसे क्यूब जैसे सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे दिख रहे हैं, लंबे लंबे से सेल्स दिखते हैं, कॉलम जैसे सेल्स दिख रहे हैं, तो इसका नाम हमने रख दिया कॉलमनर। सिर्फ अजीब सा नाम स्क्वैमस का ही था, और उसका भी मीनिंग क्या था वो मैंने बता दिया, रेप्टाइल स्किन जैसा दिखता है इसलिए उसका नाम रख दिया था हमने स्क्वैमस, ठीक है। कॉलमनर हो जाते हैं जो ऐसे कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। ये हमने समझ लिया कैसा दिखता है। इसके बेसिस पे अगर हम डिवीजन करेंगे तो 3 टाइप के डिवीजन यहाँ पे हो जा रहे हैं। सबसे पहला हो जा रहा है स्क्वैमस, फ्लैट सेल्स होते हैं उनकी सिंगल लेयर स्क्वैमस, अगर क्यूब जैसे हैं तो क्यूबॉइडल, अगर कॉलम जैसे हैं तो कॉलमनर, ठीक है। अब अगर हम देखें कि कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, अगर सिंगल लेयर प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे सिंपल। भैया बहुत सिंपल है, सिंगल ही लेयर है, क्या करना है उसमें, ठीक है, सिंपल बोलेंगे अगर सिंगल लेयर होगी, ठीक है। और अगर बहुत सारी लेयर्स हैं, ये देखो बहुत सारी लेयर्स दिख रही है ना हमें, बहुत सारी अगर लेयर्स होती है, सपोज फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में स्ट्रैटाज होते हैं ना अलग अलग, सबसे बड़ा ट्री एक स्ट्रैटा में आएगा, छोटे छोटे प्लांट्स अलग स्ट्रैटा में आते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं अगर लेयर्स में ऐसे डिविजन होता है। इसीलिए अगर मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होंगी तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड। क्या बोलेंगे हम उसको? स्ट्रैटिफाइड, मतलब अलग अलग स्ट्रैटाज में डिवाइडेड है, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब हो जाएगा मेनी लेयर्स। क्या समझ आया हमें? 2 टाइप के डिविजन्स होते हैं। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लुक, दिख कैसे रहे हैं। सबसे पहला फ्लैट सेल्स होते हैं स्क्वैमस रेप्टाइल स्किन जैसे, उसके बाद में क्यूबॉइडल क्यूब जैसे सेल्स होते हैं, कॉलमनर कॉलमनर सेल्स होते हैं, कॉलम जैसे सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हाउ मेनी लेयर्स, कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सिंगल लेयर प्रेजेंट है तो बहुत सिंपल है, याद रखना सिंपल, ठीक है। उसके बाद में होता है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब बहुत सारे स्ट्रैटाज प्रेजेंट हैं, ठीक है, ऐसी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं अगर बहुत सारी तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड। चलो अब सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा ये क्या है, पेन का कलर चेंज कर लें क्या, देखो क्या लिखा मैंने, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब इससे रिलेट करते हैं, सिंपल स्क्वैमस मतलब सिंगल लेयर्ड ऑफ स्क्वैमस टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग टाइप्स बनने वाले हैं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, ठीक है। और कैसे कैसे आएंगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, इस तरह से हम अलग अलग टिश्यूज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसको हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया? सबसे पहला क्या हुआ, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कहाँ कहाँ देखा जाता है? लंग्स के एल्वियोलाई में देखा जाता है। एल्वियोलाई मैंने क्या बताया था, जो छोटे छोटे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे अल्टीमेटली ऑक्सीजन यहाँ पे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल होने के लिए निकल जाता है और ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए चला जाता है। वो जो अल्टीमेट लेयर होती है लंग्स की, तो सबसे छोटे बेसिक यूनिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई।
अब अगर हमें गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना है एल्वियोलाई के थ्रू तो लेयर पतली सी होनी चाहिए, बहुत सारी लेयर्स तो होनी नहीं चाहिए, इसलिए सिंपल था, है ना, इसीलिए एक ही लेयर थी। क्या हुआ, सिंपल स्क्वैमस हो गया। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया इसका लंग एल्वियोलाई। दूसरा एग्जाम्पल ब्लड वेसल्स की लेयर। अब ब्लड वेसल्स की लेयर में सिंपल क्यों है, रीजन समझते हुए चलेंगे, इमेजिन करते हुए चलेंगे, सब याद रहेगा। एग्जाम्पल सीधे क्वेश्चंस में उठकर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्पल्स को दिमाग में रखना। सीधे क्वेश्चंस हैं, अगर अभी समझ लोगे यार तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स आते हैं। अब ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, लंग से ऑक्सीजन तो आई, ब्लड वेसल्स में ही होता है, ब्लड वेसल्स ब्लड को लेते हुए गई। ठीक है, अब ब्लड को अगर कहीं ऑक्सीजन देना है किसी ऑर्गन को तो ब्लड वेसल्स से ही यहाँ से ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ये क्या हो गया, रुको एक सेकेंड, है ना, ये हमारी ब्लड वेसल्स, इनके अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी एयर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सॉरी, उसमें भी ब्लड वेसल्स हेल्प कर रही हैं, इसीलिए एक पतली सी लेयर होगी। पतली सी लेयर मतलब सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, सिंगल लेयर ही होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा लेयर्स तो हम रख नहीं सकते, नहीं तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कैसे मिल पाएगी हमें। इन दोनों चीज़ों में हम क्या देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिल रही है ना। अगर ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिल रही है तो सिंगल लेयर होनी चाहिए, इसीलिए हो गया सिंपल स्क्वैमस। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स हम याद रखेंगे। इसके बाद में अब ये क्या आ गया, ये है हमारा एग्जाम्पल ईसोफेगस का। ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस से ही खाना अंदर जाता है, हमने कुछ भी खाया, ठीक है, वो ईसोफेगस के थ्रू ही होते हुए जाता है हमारे स्टमक में। ठीक है, ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है, अब ये जो तीनों एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं ना, सबसे पहले तो ये बता देती हूँ, ये हैं हमारे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के। किसके एग्जाम्पल्स हैं ये, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स हैं ये। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल हो जाता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, जो खाने को ले जा रहा है माउथ से लेकर स्टमक तक, उसकी जो लाइनिंग होती है वो हमारी एग्जाम्पल होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की। ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है हमें, माउथ दिख रहा है, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। ठीक है, क्या क्या देखा हमने, सबसे पहला ईसोफेगस, उसके बाद में इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। ये दोनों बहुत सारी लेयर्स ऑफ स्क्वैमस सेल्स को अगर हमने बंडल अप कर दिया तो वो इनमें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद में ये क्या है, ये हमारी स्किन। अब हमारी जो स्किन होती है इसके ऊपर हमने पढ़ा है ना कि डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स बहुत सारे, हमारा शरीर जो होता है वो डेली थाउजेंड्स में सेल्स को शेड ऑफ करता है। अब अगर स्किन की लेयर ही शेड ऑफ हो जाएगी तो भैया कैसे काम चलेगा, एक लेयर अगर होगी सिर्फ स्किन की, बहुत ही पतली लेयर हो जाएगी, जरा सी भी लगेगी ढेर सारा खून बहने लगेगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की, इसीलिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस का एक एग्जाम्पल हो जाता है हमारा स्किन। क्या क्या पढ़ा हमने, सिंपल पढ़ा था, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने सबसे पहले लंग्स के एल्वियोलाई, क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। उसके बाद में हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसमें स्ट्रैटास प्रेजेंट होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम के। सबसे पहले हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा वो था हमारा ईसोफेगस। उसके बाद में हमने पढ़ा इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, और जो तीसरा एग्जाम्पल था वो हमने देखा स्किन। दिमाग में सब कुछ इमेजिन करते हुए चलो, क्यों होता है सिंपल, क्यों होता है स्ट्रैटिफाइड, सब समझते चलो, अच्छे से एग्जाम्पल से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में मैं याद करवाती हुई चल रही हूँ जिससे बाद में हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलो, उसके बाद में ये रहे हमारे सिंपल कॉलमनर सेल्स, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल कॉलमनर का मतलब क्या, एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है कॉलमनर सेल्स की। कॉलमनर मतलब ऐसे कॉलम जैसे जो सेल्स प्रेजेंट थे उनकी अगर सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी उनको मैंने बोला सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला एग्जांपल,
ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या? ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो आते होती है ना, उसमें जो स्मॉलर वाली इंटेस्टाइन होती है, स्मॉलर तो नहीं होती, वो लेंथ में तो ज़्यादा बड़ी होती है, छोटी सी जगह घेरती है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो लेंथ में स्मॉलर इंटेस्टाइन से छोटी होती है। ये फैक्ट को थोड़ा याद रखना, बाद में जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब हम उनकी लेंथ्स भी पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे गुरुड़ मुरुड़ होकर इतनी छोटी सी जगह में इतनी बड़ी सी होती है, लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से कंपैरिजन में, ठीक है। अब जो ल्यूमेन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें ये जो क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं सिंगल लेयर, ये एक एग्जाम्पल बनाते हैं हमारा सिंपल का, ठीक है, सिंपल कॉलमनर का। उसके बाद में एक ये एग्जाम्पल आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ऐसे कॉलमनर सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन एक स्पेशल फीचर, बहुत स्पेशल फीचर ये होता है कि इसमें होते हैं सीलिया। अब सीलिया क्या होते हैं? सीलिया देखो, इस पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं सेल्स के ऊपर, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने बोला सीलिया। अब इन सीलिया की ज़रूरत क्यों है? देखो, जब हम सांस लेते हैं, है ना, तब जो म्यूकस वगैरह होता है उसको सेल एक डायरेक्शन में मूव करवाता है, ऐसे फाइबर्स लाइक वैसे प्रेजेंट होते हैं सेल के ऊपर, तो ऐसे मूव करवाते हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, सीलिया बोलते हैं उनको। स्पेशल फीचर होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, सिंपल कॉलमनर सेल्स होते हैं, उसमें एक स्पेशल फीचर होता है कि उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा अभी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। क्या क्या एग्जांपल्स पढ़े? सबसे पहला पढ़ा ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें क्या हुआ था? सिंगल लेयर ही प्रेजेंट थी। उसके बाद में हमने पढ़ा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा हमने, उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये एक स्पेशल फीचर था, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड मतलब बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होंगे अगर कॉलमनर सेल्स, तो होगा स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। ऐसे क्यों? ऐसे कॉलमनर, ये तो क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमनर बनाने हैं, ठीक है, इनकी बहुत सारी ऐसे लेयर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, मेल यूरेथ्रा एंड डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स। कुछ ग्लैंड्स की डक्ट्स मतलब जहां से ग्लैंड्स का सिक्रीशन निकल रहा है, जिन ट्यूब्स के थ्रू निकल रहा है, उनको हम बोलते हैं डक्ट्स। और मेल यूरेथ्रा इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, अच्छे से याद कर लो। एग्जाम्पल साथ साथ में याद करते हुए चलो यार प्लीज। क्या हो गया? स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? मेल यूरेथ्रा एंड डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। अब ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल है, सिंगल लेयर है, मतलब क्या हो गया? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। एग्जाम्पल्स, किडनी के ट्यूब्यूल्स, किडनी में प्रेजेंट होने वाले ट्यूब्यूल्स में सिर्फ एक ही लेयर होती है क्यूबॉइडल सेल्स की, और डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्यूबॉइडल सेल्स, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एग्जाम्पल्स, किडनी के ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स। अच्छे से दिमाग में बिठा लो एग्जाम्पल्स। उसके बाद में चलो, अब आता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, मतलब एक से ज्यादा लेयर होने वाले क्यूबॉइडल सेल्स को हमने बोला स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। एग्जाम्पल्स, स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स। ये तीन एग्जाम्पल्स अच्छे से दिमाग में बिठा लो। स्वेट ग्लैंड्स मतलब जहाँ से स्वेट निकलता है, मैमरी ग्लैंड्स जिसमें लैक्टेशन में जो हेल्प करते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये जो तीनों होते हैं, इन तीनों में प्रेजेंट होता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। सारे एग्जाम्पल समझते हुए चल रहे हैं हम।
और ये हमारा आता है एक नया काइंड ऑफ एपिथेलियम जो कि है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब क्या होता है ना, कभी कभार जो एपिथेलियम होती है वो इस तरह से अंदर फोल्ड ले लेती है। सपोज ये एपिथेलियम थी तो इसने अंदर ऐसे फोल्ड ले लिया, ऐसा होता है ग्लैंड्स में। यहाँ पे एपिथेलियम स्पेशल तरीके से फोल्ड हो जाती है एंड इस तरह की जो एपिथेलियम होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशंस। सिक्रीशंस जो होते हैं वो इस टाइप के एपिथेलियम से होते हैं। एग्जाम्पल हमें मिलता है स्टमक में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो एग्जाम्पल है हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। क्या समझ में आया? ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब जिसमें जो ग्लैंड्स बना रही है उस एपिथेलियम में जिसमें यहाँ पे ऐसे फोल्ड आ जा रहा है। हमें फोल्ड दिख रहा है ना, ये देखो फोल्ड्स दिख रहे हैं, फोल्ड्स दिख रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया? स्टमक में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम इसका एक एग्जाम्पल हो जाती है। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स को एक बार रिवाइज करते हैं, है ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो एपिथेलियम होती है उसको हमने किस तरह से डिवाइड किया। एपिथेलियल जो हमारा टिश्यू होता है दो तरीके से डिवाइड किया। सबसे पहले तो वो दिख कैसे रहा है, कैसा दिख रहा है? अगर सिंपल फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा है, रेप्टाइल की स्किन मैंने बताया था तो उसको हमने बोला स्क्वैमस। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखते हैं हमारा क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक सेल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो क्यूबॉइडल होगा। लंबे लंबे कॉलम लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगे तो हमने बोला था कॉलमनर। ठीक है, उसके बाद में हमने लेयर्स के ऊपर डिवाइड किया था। सिंगल लेयर होगी तो सिंपल होगा सब कुछ, ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन सब कुछ सिंपल होगा तो हमने बोला उसको सिंपल। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या? जिसमें बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, तो क्या क्या हो गए? अब इसी का हमने मिक्स एंड मैच करके हम कॉम्बिनेशंस बनाने, हमको और कुछ भी नहीं करना है। कॉम्बिनेशंस बनाते जाएंगे, अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू निकल के आ जाएंगे। क्या क्या हुए कॉम्बिनेशंस में? देखो एक इसको ना थोड़ा अच्छे से अपन लिख लेते हैं यहाँ पे तो समझना ईजी हो जाएगा। हमने क्या क्या पढ़ा? स्क्वैमस पढ़ा, ठीक है, क्यूबॉइडल पढ़ा, कॉलमनर पढ़ा, उसके बाद में चेंज कर लेते हैं कलर। उसके बाद में हमने पढ़ा कि वो या तो सिंपल हो सकता है या तो वो हो सकता है स्ट्रैटिफाइड, मतलब जिसमें बहुत सारी लेयर होती हैं। क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हमने ये समझा था। कॉम्बिनेशंस कैसे बन सकते हैं? अगर सपोज इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो वो हो गया क्या हो गया? सिंपल स्क्वैमस हो गया। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस हो गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो सिंपल क्यूबॉइडल हो गया। इन दोनों का हो गया तो सिंपल कॉलमनर हो गया। स्ट्रैटिफाइड में भी सेम हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। इसी तरह से हम याद रखेंगे एक टैबुलर फॉर्म में कि किस किस टाइप के अलग अलग एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। कंफ्यूजिंग हो जाता है यार कभी कभी, कंफ्यूजन का हमें बिल्कुल स्कोप नहीं देना है। एकदम क्लियर होनी चाहिए हमारे दिमाग में पूरी पिक्चर, जिससे एग्जाम में तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते भाई कंफ्यूजन का। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, पतली सी लेयर एक सेल की स्क्वैमस सेल्स की। किस चीज में थी ये प्रेजेंट? लंग्स के एल्वियोलाई में प्रेजेंट थी। मैंने बताया था सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी लंग्स की उसमें प्रेजेंट होती है ये। ठीक है, गैस के एक्सचेंज में हेल्प कर रही थी। ठीक है, लंग्स के जो एल्वियोलाई इसका एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद में हमारी आ गई थी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में भी हेल्प करते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी हेल्प करती हैं गैसेस के ट्रांसपोर्ट में, तो इसकी भी एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होनी चाहिए। सिंपल स्क्वैमस इसका एक एग्जाम्पल हो गया। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमने पढ़ा अगर स्क्वैमस सेल्स का ही अगर स्ट्रैटिफाइड वर्जन होगा, बहुत सारी लेयर्स होंगी। क्या क्या एग्जाम्पल्स पढ़े? ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? हमारा जो फूड पाइप होता है जहाँ से खाना हमारे मुंह से लेकर स्टमक तक जा रहा है, मुंह की जो लाइनिंग है वो भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस है। देखो मुंह में अगर अपन चीक जो सेल्स होते हैं अगर थोड़ा सा स्क्रैप करेंगे, ठीक है, तो सेल्स निकल के आएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो सिंगल लेयर ऑफ स्किन सेल थी, है ना, ऐसा तो नहीं था, और भी लेयर्स थी उसमें प्रेजेंट। उसको हमने बोला था इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। ये भी एक एग्जाम्पल हमारा हो गया था स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का। उसके बाद में आ जाती है हमारी स्किन।
स्किन में भी मैंने बताया था शेड होती रहती है, नई लेयर्स जो होती हैं, जो डेड लेयर्स होती हैं वो शेड होती रहती है, नई लेयर्स आती रहती हैं। ये भी एक एग्जाम्पल था हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने देखा सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हमने देखा था ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद में हमने देखा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने एक स्पेशल फीचर देखा था, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल्स के ऊपर, जो मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। जो मटेरियल, जो म्यूकस ऊपर होता है उसका ऐसे इस तरह से सब एक साथ मूव करते हैं और सारा जो मटेरियल रहता है उसको एक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, म्यूकस वगैरह को, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर देखा। स्ट्रैटास प्रेजेंट होते हैं इस तरह से कॉलमनर सेल्स के। मेल यूरेथ्रा और डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स का एग्जांपल हो गया था, ठीक है। सब दिमाग में पिक्चर क्लियर होती जा रही है ना। उसके बाद में सिंपल क्यूबॉइडल, क्या एग्जांपल्स देखे थे, किडनी के ट्यूब्यूल्स देखे थे, सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स देखे थे। इसमें होता है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल। उसके बाद में क्या, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, क्या क्या एग्जांपल्स देखे थे, स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, ये हमने देखे थे, ठीक है। सब कुछ क्लियर होता हुआ चल रहा है ना। देखो आगे क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखी थी, ऐसी एपिथेलियम जो अंदर से फोल्ड ले रही है, ग्लैंड का काम कर रही है। ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा स्टमक में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम हमारा एक एग्जाम्पल हो जाता है। ये हमने समझा, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नया टाइप का टिश्यू आता है जो कि है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मैंने क्या बताया था, कनेक्ट कर रहा था दो चीज़ों को, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा था किसी भी चीज़ की, कनेक्ट कर रहा था, जोड़ने में काम आ रहा था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब ये भी बहुत सारे टाइप्स का होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं ये देखते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कंपैक्ट बोन और ब्लड, ठीक है। सबको एक एक करके हम समझने वाले हैं, इमेजिन करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं बॉडी के कौन से हिस्से में कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है वो टिश्यू के सेल्स का। आगे समझते हुए चलते हैं। चलो ये आ गया सबसे पहले हमारा ब्लड। ब्लड होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कैसे कनेक्टिव कैसे हो रहा है, देखो कनेक्टिव ऐसे कि सपोज हमने लंग्स से हमने सांस ली, ठीक है। लंग्स ने क्या किया, प्योरीफाई करा, ठीक है। जो प्योरीफाई का मतलब क्या, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया, ऑक्सीजन को भेज दिया ब्लड में। अब भैया ब्लड गया, लंग्स से ब्लड लेकर गया ऑक्सीजन को हमारे सारे ऑर्गन्स में जहाँ पे भी ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। जो ऑक्सीजन थी उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लंग्स से लेकर दूसरे ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसलिए है कनेक्टिव टिश्यू। बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं उनको ग्लैंड से लेकर उनकी लोकेशन पे पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है, इसीलिए ब्लड को हमने बोला कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू का ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम याद रखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू जो भी है उनका जैसा भी फीचर है वो डिपेंड करता है कि कनेक्टिव टिश्यू की भैया मैट्रिक्स कैसी होती है। अब इस मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखो मैट्रिक्स का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सपोज हमने कुछ भी एक फ्लूइड सब्सटेंस ले लिया, उसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस डाल दिए, ठीक है। किस चीज में सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे सपोज ब्लड हो गया ना, ब्लड में जो मैट्रिक्स है वो है हमारी प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लाज्मा है हमारी ब्लड की मैट्रिक्स, ठीक है। ब्लड की मैट्रिक्स है मतलब प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं हमारे सारे सेल्स। सेल्स कौन कौन से होते हैं, सेल्स होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। क्या क्या काम करते हैं अलग अलग सेल्स, देखो यहाँ पे लिखती हूँ। सपोज आरबीसीज हैं, आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स। रेड क्यों हैं, क्योंकि उनमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड सेल्स रेड होते हैं। अब हीमोग्लोबिन रेड क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है आयरन, और आयरन का कलर होता है रेड, ठीक है। आयरन के ऑक्साइड का कलर होता है रेड, ठीक है। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन रेड होता है और वो ही कलर देता है हमारे ब्लड को,
ठीक है। आरबीसीज को क्या कलर दे रहा है, रेड दे रहा है, क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद में हमारे वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर से येलो से नहीं लिखूंगी, वापस कमेंट्स कर दोगे तुम लोग, रेड पेन यूज करेंगे, ठीक है। वाइट ब्लड सेल होते हैं। अब वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, ठीक है, लड़ने पटने के काम आते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, क्लॉटिंग वगैरह में हेल्प करते हैं हमारे प्लेटलेट्स, ठीक है। ये हो गया, ये हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हो गए जो हमारे प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा होती है हमारी ब्लड की मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब जिसमें सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड है हमारा एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहां तक समझ में आ गया। पहला कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने, ब्लड पढ़ा हमने, ठीक है। चलो उसके बाद में हम समझते हैं हमारा अगला टॉपिक। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम किससे बना होता है हमारा, वो बना होता है हमारा बोन्स से, ऐसे ही कुछ दिख रहा है, बोन्स, ये भी हमारी हैं कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप, ठीक है। बोन्स जो होती हैं वो हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं, यही है हमारा दूसरा एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यूज का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हमें कनेक्ट कैसे कर रही हैं बोन्स, और बोन्स एक दूसरे को, बोन एक दूसरी बोन से कनेक्टेड रहती है बाय लिगामेंट। ये रहा, ये हमारी एक बोन रही, ये हमारी दूसरी बोन रही, कनेक्टेड किससे है, लिगामेंट से। क्या बताया मैंने, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्लड, ब्लड था हमारा एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वैसे ही हमारा हो जाता है बोन्स। बोन्स भी जो हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं, जो हमारा एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाती हैं, वो होती है हमारा एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फिर हम आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लिगामेंट पढ़ते हैं। लिगामेंट क्या होता है, जो बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। याद कैसे रखें, याद ऐसे रखें, BLB, BLB, बल्ब, बल्ब की स्पेलिंग ये नहीं होती है पता है मुझे, लेकिन इस तरह से हम याद रख सकते हैं, बल्ब, BLB, बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है लिगामेंट, ठीक है। चलो अब ये क्या बना हुआ है इसको समझते हैं। ये बना हुआ है हमारा बोन को मसल से जो कनेक्ट कर रहा है, बोन मसल, बीच में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ऐसे बनाते हैं टेंडन। क्या बोलती जा रही हूँ, ये समझ में आ रहा है। बोन अगर मसल से कनेक्टेड होगी, ये हमारी एक मसल दिख रही है, तुम लोग फिर कमेंट करने वाले हो, दूसरा कलर, मसल दिख रही है, मसल को इस बोन से अगर कनेक्ट कर रहा है कोई, तो वो होता है टेंडन, ठीक है। इसका तो मैं कुछ वो नहीं बता रही शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि अगर हमें ये याद रह जाएगा कि बोन से बोन लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट रहती है, तो ये हम बता पाएंगे कि बोन से मसल टेंडन के थ्रू कनेक्टेड रहती है, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। देखो मैंने बताया था सारे कनेक्टिव टिश्यूज में मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, तो जो हमारी बोन होती है ना, उसमें जो हमारी मैट्रिक्स रहती है वो हमारी रहती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स की। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स की मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है बोन में। हार्ड मैट्रिक्स होती है, बोन हार्ड होती है ना, इसीलिए हम उसको, बोन नहीं मुड़ सकती ना, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। मैट्रिक्स जो उसकी रहती है वो बनी होती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स की, ठीक है, हार्ड स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं टेंडन्स की, तो ये होते हैं यार फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होंगे लेकिन लेस फ्लेक्सिबल होंगे,
ठीक है, क्या बोला मैंने, टेंडन्स किसको कनेक्ट कर रहे थे, बोन्स को मसल से जो कनेक्ट कर रहा होता है ना वो होता है हमारा टेंडन्स। ठीक है, टेंडन्स जो होते हैं वो थोड़े फाइब्रस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। बोन तो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती। टेंडन्स जो होते हैं वो लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। लेस फ्लेक्सिबल क्यों, मतलब इससे ज़्यादा कोई फ्लेक्सिबल होगी चीज़, वो हम देखते हैं क्या है इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल। ये है हमारा लिगामेंट्स। लिगामेंट स्ट्रेंथ में कम होते हैं यार, लेकिन इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, क्या समझा हमने, टेंडन्स और लिगामेंट्स में लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, टेंडन्स की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है, फाइब्रस होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने बोन्स देखा, बोन्स की जो मैट्रिक्स होती है हमने वो देखी कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स की बनी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए बोन्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होती। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक नया कनेक्टिव टिश्यू आता है जिसका नाम है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या, कार्टिलेज हमारा प्रेजेंट होता है नाक की टिप में, कान में। ठीक है, कान में ये जो मूवेबल जो पोर्शन हो रहा है नाक की टिप में प्रेजेंट होता है, रिब्स में प्रेजेंट होता है। देखो ये हमारा कान है, पेन का कलर, इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इसमें, याद करते हुए चलेंगे। कान में होता है इलास्टिक कार्टिलेज। हमारा ये जो नोज होती है ना, नोज की जो टिप होती है मूवेबल होती है, ये होता है हमारा हाइलीन कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद में हमारा थ्रोट में और हमारे रिब केज में भी प्रेजेंट होता है हाइलीन कार्टिलेज। ठीक है, कौन कौन से कार्टिलेजेस हैं, ईयर में होता है ई से ईयर, ई से इलास्टिक, ऐसे याद रख लो। याद रखने के लिए ट्रिक्स तो बनानी पड़ेंगी, देखो ऐसे तो याद नहीं रहेगा। ईयर इलास्टिक कार्टिलेज, नोज में होता है, नोज की टिप में हाइलीन कार्टिलेज, और थ्रोट में और रिब केज में भी आ गया हमारा हाइलीन कार्टिलेज। ठीक है, ये हमने समझ लिया हमारा दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। अब जो कार्टिलेज होता है ना, इसकी मैट्रिक्स के बारे में बात करें। इसकी जो मैट्रिक्स होती है इसमें होते हैं शुगर्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, शुगर्स एंड प्रोटीन्स होते हैं हमारे कार्टिलेज के मैट्रिक्स में। ठीक है, क्या समझा हमने, एक नया टाइप का कनेक्टिव टिश्यू समझा हमने, कार्टिलेज समझा हमने, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज की टिप में प्रेजेंट होता है, कानों में प्रेजेंट होता है, कानों का जो मूवेबल पोर्शन होता है इसको पिन्ना बोलते हैं जिसको, उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंट होता है रिब्स में प्रेजेंट होता है, थ्रोट में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो होता है वो शुगर्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक नया टाइप का टिश्यू आ रहा है, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, एरियोलर टिश्यू जो होता है वो एक हमारा फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, जो स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारा ये स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होने वाला हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसमें अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स भी ये प्रेजेंट होता है, इन द बोन मैरो भी ये प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। इट फिल्स इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के अंदर जो टिश्यू भरा हुआ है ना वो है हमारा एरियोलर टिश्यू। उसके बाद में इट हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज। अच्छे से याद रखेंगे क्या क्या, इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, स्किन एंड मसल्स के बीच में मिलने वाला टिश्यू। ठीक है, फाउंड अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स। अगर ब्लड वेसल कोई है या फिर नर्व कोई है तो उसके अराउंड मिलने वाला जो टिश्यू होता है वो भी हमारा एरियोलर है। इन द बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो क्या होता है ये हम बाद में समझेंगे। उसके बाद में इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, सपोर्ट करता है, रिपेयर में हेल्प करता है हमारा एरियोलर टिश्यू। उसके बाद में ये अजीब से दिखने वाले सेल्स कौन से हैं, ये हैं हमारे एडिपोज टिश्यू के सेल्स। अब भैया एडिपोज टिश्यू क्या होता है, सबसे इजी है उसमें बताऊं, फैट। जो हमारे बॉडी में फैट होता है ना उसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, एक नया टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव का एग्जाम्पल है क्या है, फैट। फैट मतलब एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अलग से दिखने वाले ये सेल्स हैं। चलो
अब टाइप्स ऑफ मसल सेल्स, मसल टिश्यू आ गया यहाँ पे, तो कनेक्टिव टिश्यू को एक बार रिवाइज करते हैं। हमने कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ब्लड, ठीक है, ब्लड पढ़ा था। ब्लड की मैट्रिक्स क्या थी, प्लाज्मा था, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करते हैं। रेड कलर क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन में रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि आयरन प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद में वाइट ब्लड सेल्स को हमने देखा कि वो डिफेंस में काम करते हैं। प्लेटलेट्स को हमने देखा कि वो क्लॉटिंग में काम करते हैं। क्लॉटिंग मतलब खून जम जाता है ना, मतलब ब्लड निकलता है, कभी भी लग जाती है, जम जाता है, क्यों होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने ये तो पढ़ा कि हमारा एक ब्लड हो गया। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा बोन्स। अब बोन्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उन सेल्स का नाम याद रख लो यार, ऑस्टियोसाइट्स। बोन के जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइटिक सेल्स, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है उसको हमने बोला टेंडन, जो बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है उसको हमने बोला लिगामेंट। याद कैसे रखा था, बल्ब से रखा था, गलत स्पेलिंग, ठीक है। BLB, बोन टू बोन, लिगामेंट से कनेक्टेड। इसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी। बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स की बनी होती है। टेंडन्स को हमने समझा कि वो फाइब्रस होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू लिगामेंट्स, लेकिन उनमें थोड़ी कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है और लिगामेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। लिगामेंट किसको कनेक्ट कर रहा था, बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कार्टिलेज, है ना। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं कार्टिलेज के सेल्स को, कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट था, नोज की टिप पे प्रेजेंट था, ईयर में प्रेजेंट था, रिब्स में प्रेजेंट था, थ्रोट में प्रेजेंट था। अलग अलग टाइप के कौन से कार्टिलेजेस थे, इलास्टिक कार्टिलेज हमारे ईयर में प्रेजेंट था, ई से ईयर, ई से इलास्टिक। हाइलिन कार्टिलेज हमारा नोज में प्रेजेंट था, थ्रोट और रिबकेज में हमारा हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट था। सब समझते हुए आ रहा है, चलो। एरियोलर टिश्यू पढ़ा था हमने। एरियोलर टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट था, स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट था, ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट था, रिपेयर में हेल्प कर रहा था, बोन मैरो में प्रेजेंट था। उसके बाद में हमने पढ़ा एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू फैट सेल्स, ठीक है। जो फैट सेल्स होते हैं ये उनकी इमेज है, एडिपोसाइट्स बोलते हैं हम इनको। क्या बोलते हैं इसके सेल्स को, एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइटिक सेल्स, है ना, जो फैट सेल्स होते हैं हमारे शरीर में। उसके बाद में चलो हम आ जाते हैं मसल सेल्स की तरफ। मसल सेल्स हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने के लिए जो मसल्स में स्पेशल फीचर होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मस्कुलर टिश्यूज का, मसल टिश्यूज का क्या इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसके अलग अलग टाइप्स को हम समझते हैं अब कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन से टिश्यूज हैं, एक होते हैं वॉल्यूंटरी और एक होते हैं भाई इनवॉल्यूंटरी। अब इनका मतलब क्या होता है, वॉलंटरी का मतलब ये जो हमारी मर्जी से चल रहे हैं। अगर मैं हाथ को मूव कर पा रही हूँ, हाथ की जो मसल है उसको मूव कर पा रही हूँ, अपनी मर्जी से कर पा रही हूँ, है ना, तो ये हो गया वॉलंटरी, ठीक है। अगर मेरे स्टमक में जो मसल्स हैं वो मूव कर रही हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, या फिर जो हार्ट की मसल्स हैं वो मूव कर रही हैं ब्लड को पंप करने के लिए, इस तरह से हार्ट पंप करता है ब्लड, क्या मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, है ना। तो वो होती हैं इनवॉलंटरी मसल्स। अगर किसी को देखकर एकदम से हार्ट बीट बढ़ रही है, हमारे कंट्रोल में तो नहीं रहती ना, अपने आप ही हार्ट तेजी से पंप करने लगता है, मसल्स बहुत जल्दी जल्दी पंप करने लगते हैं ब्लड को। इनवॉलंटरी जो हमारे बस में नहीं है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो वो है वॉलंटरी, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ होती है इनको समझते हैं, ठीक है। देखो मसल्स कहाँ कहाँ की हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल मसल्स को, हम पढ़ने वाले कार्डियक मसल्स को। कार्डियक मसल्स मतलब क्या,
हार्ट में प्रेजेंट होने वाली, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, कार्डियक मसल्स। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल्स, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं ना, ये समझते हैं अब अपन। एक बहुत ही प्यारी सी टेबल बनी हुई है, इस टेबल को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, इसका एक एक पॉइंट हम समझते हुए चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो इस पे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू को, ठीक है। पहले स्केलेटल की ना इमेज देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। ये स्केलेटल की इमेज देख ली, चलो रुक जाओ। सबसे पहला सेल शेप, इस तरह के सेल्स बने हुए थे, ठीक है। अब इसमें इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सेल शेप क्या हुआ, सेल शेप हुआ हमारा सिलेंड्रिकल, ऐसे दिख रहा है ना यहाँ पे, सिलेंड्रिकल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, पहला। उसके बाद में स्ट्राई, स्ट्राई का मतलब क्या होता है, स्ट्राई का मतलब होता है कि अगर हमने स्टेन कर दिया, स्टेन मतलब स्टेनिंग कंपोनेंट्स डालते हैं हम उसमें, जिससे उस पर थोड़ा सा कलर हो जाए, उसके फीचर्स अच्छे से दिखते हैं हमें, तो स्ट्राई का मतलब होता है इस तरह से स्ट्रिएशंस दिखते हैं हमें, ठीक है, अलग अलग कलर के, मतलब ऐसे सपोज अगर ब्लैक और वाइट के स्ट्री है तो ब्लैक वाइट इस तरह से हमें स्ट्रिए दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, अगर स्केलेटल की हम बात करेंगे तो उसमें प्रेजेंट होते हैं, हमें इसमें ऐसे स्ट्रिएशंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट एंड पेरिफेरल, क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और पेरिफेरल होगा। पेरिफेरल का मतलब पेरिफेरीज में प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेंटर में नहीं, पेरिफेरीज में। पेरिफेरीज मतलब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के पास में। सेल वॉल तो किस में होती है, सेल वॉल प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन के पास में अगर प्रेजेंट होगा, पेरिफेरली प्रेजेंट होगा, तो वो होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल वॉलेंट्री, स्केलेटल मसल्स हैं यार, स्केलेटल मसल जो मतलब हाथ में प्रेजेंट है, पैर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम लोकोमोशन कर पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो इसका कंट्रोल क्या हो गया, वॉलेंट्री हो गया। स्पेशल स्ट्रक्चर्स इसमें से कुछ स्पेशल होते नहीं है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा दिख रहा था, देखो कुछ ऐसे दिख रहे थे हमारे कार्डियक मसल्स। कैसे दिख रहे हैं, देखो ब्रांच्ड दिख रहे हैं, ये सेल यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, ब्रांचेस टाइप की निकली हुई हैं और स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं। इसको दिमाग में बिठाओ, अब इसको देखो टेबल को, क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज समझ में आएगी। सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड, ठीक है, सिलेंड्रिकल इसके भी होते हैं लेकिन ब्रांच्ड होते हैं, ऐसा, ठीक है, ब्रांच्ड होंगे। उसके बाद में स्ट्राई प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं इसमें भी। न्यूक्लियस यूनी न्यूक्लिएट, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और सेंट्रल होगा, दोनों चीजें इसकी उल्टी हैं, देख रहे हो। स्केलेटल में मल्टी न्यूक्लिएट था, पेरिफेरल था, इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, यूनी न्यूक्लिएट होगा, एक ही न्यूक्लियस होगा। कंट्रोल इनवॉलेंट्री, मैंने बताया था दिल धड़कता है किसी को देखकर जोर से, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना। इनवॉलेंट्री, स्पेशल स्ट्रक्चर इंटरकैलेटेड डिस्क्स कुछ प्रेजेंट होती हैं इसमें, सिर्फ वर्ड को ध्यान में रख लो, इतना ज़्यादा समझना है इसको अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद में हमारा आता है स्मूथ काइंड ऑफ मसल, जो हमारी इंटेस्टाइन या स्टमक वगैरह में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। फ्यूजिफॉर्म का मतलब क्या, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है यार इसका, ठीक है, दोनों एंड्स पे पॉइंटेड, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर वाले जो सेल्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म सेल्स। अब इसमें स्ट्राई प्रेजेंट होते हैं नहीं, इसीलिए तो बोला स्मूथ, समझ में आ रहा है। स्मूथ क्यों बोला, क्योंकि उसमें स्ट्राई नहीं है, जो डिविजन्स थे ना वो नहीं है, इसीलिए बोल दिया स्मूथ। उसके बाद में न्यूक्लियस यूनी न्यूक्लिएट सेंट्रल, सेम टू सेम, ठीक है। कंट्रोल इनवॉलेंटरी, स्टमक में इंटेस्टाइन में जो भी मसल्स होती हैं हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। उस पर स्पेशल स्ट्रक्चर मे बी सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या हमें समझ में आया, हमने 3 टाइप के यहाँ पे देख रहे हैं मस्कुलर टिश्यूज,
कौन सा? स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। स्केलेटल जो हमारे ये हाथ में पैर में जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये होती हैं हमारी स्केलेटल। क्या पढ़ा है इसमें? सेल शेप सिलेंड्रिकल होता है, इस तरह का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है ना। इसमें बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है एक ही सेल में, पेरिफेरली प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कार्डियक। कार्डियक शायद इतना विजिबल नहीं हो रहा ना, ऐसा ब्रांच्ड रहते हैं सेल्स इसमें, ठीक है, कनेक्टेड रहते हैं, ब्रांच रहते हैं। यूनिन्यूक्लिएट रहता है, सेंट्रल रहता है, स्ट्राई इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ स्मूथ में स्ट्राई प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए तो बोला उसको स्मूथ यार, क्योंकि उसमें स्ट्राई प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये भी जो स्मूथ वाला था उसमें भी यूनिन्यूक्लिएट था, सेंट्रल था, ये भी इनवॉलेंट्री था। ये टेबल को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, बहुत आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? हमारा ब्रेन, हमारी जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड रहती है वो, और जो नर्व्स निकलती है ना जो हमें हेल्प करती हैं कंट्रोल में, कोऑर्डिनेशन में, हमारे मूवमेंट्स ऐसे हैं ना तो उनके कोऑर्डिनेशन में जो हेल्प करता है वो होता है हमारा नर्वस टिश्यू, जो हमारे जो इंफॉर्मेशन होती है ब्रेन से उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ऐसे कुछ बड़ा सा जाल बना होता है हमारे नर्व सेल्स का। नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है, ये समझते हैं। लंबे लंबे सेल्स होते हैं हमारे नर्व सेल्स, ऐसा कुछ दिखता है हमारा नर्व सेल, ठीक है। ये है हमारा नर्व सेल, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को अब समझते हैं। देखो ये जो होता है ना, इसमें ऐसी ब्रांचेस निकली हुई हैं, यहां से इंफॉर्मेशन आती है दूसरे किसी नर्व सेल से, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन ने पूरा ये रास्ता कवर किया और फाइनली यहाँ से फिर दूसरा न्यूरॉन से ये कनेक्ट हो जाएगी जिसके यहाँ पे ऐसे ब्रांचेस बने होंगे, और फिर आगे इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छी तरह से समझते हैं कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे। देखो एक नर्व सेल है, ठीक है, उसमें ये ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए थे, ब्रांचेस निकली हुई थी बहुत सारी। यार इससे अच्छा तो डायग्राम वही बना हुआ था, मैं तो बहुत ही बेकार डायग्राम बना रही हूँ। देखो यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको बिगाड़ते हैं। ये डेंड्राइट्स होते हैं यार, रुको एक सेकेंड, ये होते हैं हमारे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं पुराने वाले हमारे नर्व सेल से, ठीक है। ये जो ब्रांचेस निकली हुई है ना इनको हमने बोला डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स लेकर आए यहाँ पे, सोमा मतलब सेल बॉडी, जो हमारे इस न्यूरॉन की सेल की बॉडी है ना उसको हमने बोला सोमा, ठीक है। यहाँ से आई इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आ रही है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। अब इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट होते हैं। अब इसका भी मतलब क्या होता है? इसका मतलब ना अपन बाद में समझेंगे जब हम नर्व सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। पोटेंशियल चेंज होता है अलग अलग जगहों पे, तो इन्फॉर्मेशन ऐसे आई। और ये क्या है ब्लू ब्लू? ये है हमारी माइलिन शीथ। माइलिन एक कंपोनेंट है जिसकी एक लेयर बनी हुई है, ठीक है, जिसकी एक लेयर बनी हुई है और लेयर तो बीच बीच में से टूटी सी हुई है। तो ये जो जहाँ पे टूटी हुई है ना इनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। तो अगर इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगी तो ऐसे जंप करती हुई जाती है, यहाँ पे आई इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन जब यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो जैसे ही यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स पे आती है वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिक्रीट करती है। अब ये क्या होता है? यहाँ पे फिर नहीं दिखेगा तुम लोगों को, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे लिखती हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये क्या होता है?
न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब जो न्यूरॉन से जो केमिकल्स निकल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहे हैं दूसरे न्यूरॉन तक, यहाँ से दूसरे के डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होगा जिसके डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे ही एक्सॉन के टर्मिनल्स पे आया ना, वैसे इस लंबे से स्ट्रक्चर को जो लेंथ है ओवरऑल उसको एक्सॉन बोला है, ठीक है। एक्सॉन के टर्मिनल्स मतलब एक्सॉन के एंडिंग्स, ठीक है। यहाँ पे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। अब जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये अलग एक वो स्टार्ट करेंगे इम्पल्स दूसरे वाले न्यूरॉन में, इसी तरह से पूरा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है। अब कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं न्यूरॉन्स जिसमें माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो ये ब्लू वाले हैं, है ना। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं, ये माइलिन शीथ के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था यार, ये माइलिन शीथ कहाँ देखने को मिलती है, न्यूरॉन्स में देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये आ गया, उसके बाद में हम पढ़ते हैं दूसरा, दो खाली शीट थी। चलो यहाँ पे तो हमारे एनिमल टिश्यूज ही खत्म हो गए। एनिमल टिश्यूज हमने क्या क्या पढ़े, हम कंसेप्ट में आपको वापस देखते हैं यार, कंसेप्ट में आपको रिवाइज करते हुए चलते हैं फटाफट से, जल्दी से। कहाँ है कंसेप्ट मैप हमारा। एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, जो बना रहा था हमारी आउटर की जो प्रोटेक्शन है, जो कवरिंग है उसको बना रहा था। हमारे ये जो स्किन है या फिर इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग है जो उसको दूसरे ऑर्गन से अलग कर रही है, वो था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद में हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू, मसल्स, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट कर रहे हैं, ब्लड अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है हार्मोन्स का, ऑक्सीजन का, उसको हमने बोला कनेक्टिव टिश्यू। बोन टू बोन किससे कनेक्टेड थी, लिगामेंट से कनेक्टेड थी, बल्ब हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि बोन मसल से किससे कनेक्टेड है, टेंडन से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद में हमने समझा नर्वस टिश्यू, हमने समझा नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हमने ये देखा था, है ना। सारे हमें टिश्यूज एकदम से दिमाग में क्लियर होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स एक बार और देख लेना, स्लाइड्स एक बार बाद में पलट के देख लेना, विजुलाइज करते हुए चलना, आसानी से याद हो जाएगा। क्या क्या था, एपिथेलियल टिश्यू देखा था, ठीक है। ये हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, कितनी लेयर्स होती हैं, सिंपल स्ट्रैटिफाइड होता है उसके बेसिस पे, है ना। ये अलग अलग टाइप से कॉम्बिनेशंस बनाए थे। उसके बाद में हमने देखा था सिंपल स्क्वैमस, जो पतली सी लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है लंग्स के एल्वियोलाई में और ब्लड वेसल्स की लेयर में, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, जिसमें ईजोफेगस देखा था, लाइनिंग ऑफ द माउथ देखी थी, स्किन देखी थी, ठीक है। उसके बाद सिंपल कॉलमनर, उस साइड से बोलते रहो यार, स्क्रीन के उस साइड से याद हो जाएगा। सिंपल कॉलमनर क्या क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग पढ़ी थी हमने। उसके बाद में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ा था, सीलिया एक स्पेशल फीचर था, ये पढ़ा था। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, उसमें मेल यूरेथ्रा था, डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स थे। सिंपल क्यूबॉइडल था, जिसमें किडनी ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स थे, है ना। उसके बाद स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल क्या क्या थे, स्वेट ग्लैंड्स थे, मैमरी ग्लैंड्स थे, सलाइवरी ग्लैंड्स एग्जाम्पल थे। उसके बाद में ग्लैंडुलर एक स्पेशल टाइप की एपिथेलियम पड़ी थी, जो अंदर से ऐसे करके कॉइल नहीं हो जा रही है, एक फोल्ड हो जा रही है, ठीक है। ग्लैंडुलर है, ग्लैंड्स हैं तो सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, है ना। ब्लड पढ़ा था, ब्लड की मैट्रिक्स हमने कनेक्टिव टिश्यू में ये पढ़ा था कि उसकी जो मैट्रिक्स होती है वही डिफाइन करती है कि कैसा अल्टीमेटली टिश्यू का फॉर्म होने वाला है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है या फिर फ्लूइड लाइक है, जैसा ब्लड है, स्ट्रॉन्ग है तो बोन है ना। किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स कैसी है इसके ऊपर। ब्लड हमने पढ़ा, उसके बाद में हमने बोन्स पढ़े, टेंडन्स पढ़े, लिगामेंट्स पढ़े। उसके बाद में ये हमने पढ़ा मैट्रिक्स का, फिर हमने कार्टिलेज देखा था। उसके बाद में हमने देखा एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फैट, एडिपोसाइट्स, टाइप ऑफ मसल्स है 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ क्यों, क्योंकि स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं है। फ्यूजिफॉर्म शेप्ड है, फ्यूजिफॉर्म मतलब दोनों तरफ से ऐसा कोनिकल टाइप का शेप है ऐसा, ठीक है। ऐसा कुछ शेप को हम फ्यूजिफॉर्म शेप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, 2 टाइप के पढ़े थे, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। कंट्रोल में है तो वॉलंटरी, नहीं है तो इनवॉलंटरी, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था कि मसल का कंपैरिजन किया था हमने अलग अलग, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है यार। जब इमेजेस देखोगे ना, ये वाली इमेजेस देखोगे और उससे उस टेबल को रिलेट करोगे ना, एक एक पॉइंट आसानी से समझ आ जाएगा। हमने एक एक पॉइंट को समझा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने नर्वस टिश्यू देखा। नर्वस टिश्यू हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सारी नर्व्स
उसके बाद में न्यूरॉन टिश्यू पढ़ा, हमने पढ़ा डेंड्राइट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा सोमा क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल से यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आए और फाइनली केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर दिया। माइलिन शीथ होती है इसके ऊपर, ब्रेक्स में होती है, ब्रेक्स जो होते हैं उनको नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऐसे ही ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पूरा रिवाइज कर लिया, सब कुछ आ गया दिमाग में, सब कुछ एक पूरी इमेज बन गई ना। चलो अब क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस हमसे कितने बन पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, विच टिश्यू एक्ट्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द बॉडी फ्रॉम एनी फिजिकल और केमिकल डैमेज। फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन क्या बताया था मैंने, सबसे ऊपरी लेयर प्रोटेक्शन की, एडिपोज टिश्यू, फैट होता है तो ये तो नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू, आंसर क्या गया था हमारा, एपिथेलियल टिश्यू सबसे बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन होती है, जो कि प्रिवेंट करती है किसी भी फिजिकल या केमिकल डैमेज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है यार, ब्लड पड़ा था, बोन्स पड़े थे, मस्कुलर भी है, कार्डियक पड़े, स्केलेटल पड़े, स्मूथ पड़े, जाइलम प्लांट टिश्यू है यार। ये तो किसमें हेल्प कर रहा था जाइलम, कमेंट सेक्शन में बता दो कि प्लांट टिश्यूज में हमने जाइलम पढ़ा था, जाइलम का क्या फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, एपिथेलियल नहीं। चलो, डैश टिश्यू मेक्स अप द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। इनर लाइनिंग किसमें पढ़ी थी हमने, इनर लाइनिंग हमने पढ़ी थी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में। हमने क्या क्या पढ़ा था स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में, एग्जांपल्स कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था ईजोफेगस, इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्किन, इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। चलो, डैश आर द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। एपिडर्मिस, स्किन हार्ड है क्या, नहीं है। स्केलेटल मसल, टूथ एनामल, कार्टिलेज, कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू। कार्टिलेज और कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू तो चला गया, स्केलेटल मसल और टूथ एनामल, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि स्केलेटल मसल जो है वो तो बोन होती है और टूथ का एनामल जो दांत की सबसे ऊपरी परत होती है ना। इन दोनों में से आंसर गया था टूथ एनामल। क्यों, क्योंकि जो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो कंपाउंड्स थे जो स्केलेटल मसल्स, यार एक सेकेंड, स्केलेटल टिश्यू नहीं है, स्केलेटल मसल है, आई एम सो सॉरी। स्केलेटल मसल मैंने इसको बोन कंसिडर कर लिया था, बोन नहीं है, ये मसल्स हैं, तो मसल्स तो हो ही नहीं सकती। अगर बोन होता, चलो ये समझा देती हूँ कि बोन और टूथ एनामल में से भी ना, टूथ एनामल जो होता है वो हमारा हार्डर सब्सटेंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स जो थे, जो हमारी बोन को हार्ड बना रहे थे, जो हमारी बोन की मैट्रिक्स को हार्ड बना रहे थे, वो टूथ एनामल में बोन से कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, इसलिए टूथ एनामल हमारा आंसर होगा। अगर बोन और टूथ एनामल में कंफ्यूजन होगा, सॉरी, इसमें ये बोन्स नहीं है, स्केलेटल मसल है। ठीक है, ये तो हमारा मस्कुलर टिश्यू था, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। एक एक को करते हैं। दे बियर अ सेंट्रल सिंगल न्यूक्लियस, क्या है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये ध्यान से पढ़ लिया करो यार, क्वेश्चन में नॉट के चक्कर में आंसर गलत हो जाता है। दे बियर अ सेंट्रल सिंगल न्यूक्लियस, ये तो करेक्ट था। दीज फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, गलत, फ्यूजिफॉर्म शेप था ना, क्या शेप था, फ्यूजिफॉर्म शेप था। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स, बिल्कुल स्मूथ तो इंटरनल ऑर्गन्स में ही प्रेजेंट थे, मैंने बताया था इंटेस्टाइन वगैरह में। दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल सही आंसर गया। दीज फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, नहीं, क्योंकि उनका शेप होता है फ्यूजिफॉर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, two bones can be connected to each other by another type of connective tissue known as two bones. bone बीच में क्या, बीच में आया था हमारा लिगामेंट, बार बार बता रही हूं, बल्ब, BLB है ना। लिगामेंट कहाँ है, लिगामेंट कहाँ है, ये रहा, आंसर गया लिगामेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या, द स्टोरेज ऑफ फैट्स इन एनिमल्स ऑकर्स इन विच टिश्यू। फैट का मतलब मैंने क्या बताया था, एडिपोज टिश्यू बताया था, और एडिपोज टिश्यू के सेल्स कौन से बताए थे, एडिपोसाइट्स।
साइट्स, देखो सारे क्वेश्चन इतनी आसानी से होते जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, द टिश्यू दैट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड स्टोर्स फैट, वापस वही स्टोर्स फैट, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू, कौन सा इनमें से एनिमल टिश्यू नहीं है। एपिथेलियम है ना, मस्कुलर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू, मस्कुलर कनेक्टिव भी है, एरियोलर नहीं है, क्योंकि एरियोलर तो भैया एरियोलर किस में आया था, ये कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो, ठीक है। एरियोलर एक चीज के अंदर आया था, एक क्लासिफिकेशन के अंदर आया था, क्योंकि 4 हमने टाइप्स पढ़े थे, एपिथेलियम, मस्कुलर कनेक्टिव और कौन सा था हमारा, नर्वस टिश्यू था ना, 4 टाइप्स पढ़े थे हमने, ठीक है। एरियोलर एक के अंदर आया था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस में आया था, ठीक है। उसके बाद में आता है ब्लड एंड लिम्फ आर द टाइप्स ऑफ, ब्लड एंड लिम्फ, लिम्फ भी एक हमारा ब्लड के जैसा ही एक फ्लूइड सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बाकी के हमारे पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये किस टाइप का टिश्यू हमने बताया था, ब्लड हमने कैसा बताया था, कनेक्टिव बताया था। अगर यहाँ पे हमें लिम्फ का मतलब भी नहीं पता है ना, तब भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। स्मार्टली क्वेश्चंस को आंसर करना सीखो, ठीक है। आंसर क्या क्या था हमारा, कनेक्टिव टिश्यू क्या था, ये क्या हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू क्या था हमारा आंसर, ठीक है। ओहो अच्छा ओके, ये गलती से ऐसा हो गया कुछ, ठीक है। आंसर क्या था हमारा, कनेक्टिव टिश्यू। चलो उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल टिश्यू, फिर से यही आ गया। एपिथेलियल टिश्यू बिल्कुल होता है यार, स्किन, मसल टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू नहीं, पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट्स में था, किस में हेल्प कर रहा था, स्टोरेज में हेल्प कर रहा था ना। कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल ब्लड, लिम्फ, पिछला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, माइलिन एंड इंसुलेटिंग लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन आया था। कनेक्टिव टिश्यू नहीं, मस्कुलर टिश्यू नहीं, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू में ऐसी जो एक्सॉन था उसके ऊपर ऐसी माइलिन शीट एक प्रेजेंट थी ना, ये एक इंसुलेटिंग लेयर होती है, इसीलिए यहाँ से इस तरह से इम्पल्सेस ट्रांसफर होता है, ठीक है। और अगर ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी तो फास्टर कंडक्शन होगा, क्योंकि इंसुलेटिंग लेयर प्रेजेंट है ही नहीं, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चले जाएंगे, मतलब अगर सीधे जाना होगा तो जंप नहीं करना पड़ेगा उनको, ये जंप कर रहे थे तो ये खाली स्पेसेस कौन सी थी, नोड्स ऑफ रेनवियर थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डैश कनेक्ट्स अ बोन टू मसल, बोन टू बोन अगर लिगामेंट कर रहा था तो बचा कौन सा, टेंडन, बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू मसल, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू इज फॉर्म्ड बीनीथ द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, यार ये मैंने अच्छी तरह से बताया था, इसका आंसर भी मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए, क्वेश्चन मार्क, दिस इज होमवर्क फॉर यू। कौन सा स्किन और बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल, अब डिस्कस कर लेंगे क्या, एपिथेलियल होता है क्या, नहीं ना, एपिथेलियल तो सबसे बाहर ही होता है ना, स्किन बीनीथ द स्किन कैसे होगा, नर्वस होता है क्या, नर्वस भी नहीं होता, नर्वस तो भैया नर्व्स हैं वो जो पूरा ट्रांसमिट कर रही हैं इन्फॉर्मेशन, है ना। उसके बाद में मस्कुलर होता है कि एडिपोज होता है, इन दोनों में से जो आंसर है वो बता दो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद में नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी, मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है, किसकी वजह से था, मस्कुलर टिश्यू की वजह से था ना, मैंने बताया था एनिमल और प्लांट टिश्यूज में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है हमारा मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टिश्यूज वाला जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने प्लांट टिश्यूज पढ़े थे, फिर हमने एनिमल टिश्यूज पढ़े थे, हमने ये भी समझा था टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है, ये तो बहुत स्टार्टिंग में समझा था। क्वेश्चंस देखे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जाम्पल सबको विजुअलाइज करते हुए चलना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, सारे क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखो, वंदे मातरम।